आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जो है मौर्य साम्राज्य भाग 3 है और इसमें संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का अभ्यास प्रश्न पत्र लाई हूँ। इसमें लगभग 55 क्वेश्चन हैं और पहले की वीडियो आप पहले देख लें, जिसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित 2 वीडियो लाई हूँ, उसे देख लें। उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न पत्र लगाएं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसमें डाली हूँ, प्रीवियस पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन, ऑप्शन सी। ओके। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो आंसर बताइए क्या होगा? हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सैंड्रोकोटस। ओके, सैंड्रोकोटस। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और ये यूनानी लेखक थे जस्टिन। सैंड्रोकोटस की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ओके, और ये तो जानते होंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है और ये गुप्त शासक हैं तीनों। ओके, ये क्वेश्चन वही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी आर भंडारकर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए विलियम जोन्स। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी देवगुप्त। आंसर बताइए क्या होगा? बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। ओके, चाणक्य। यहाँ पे कौटिल्य होता, इनका नाम कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, अंगुल है, अंशु है, वात्सायन है, ये सब इनका नाम है। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बताइए। ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोश। तो बताइए क्या होगा? आपको पता होगा 7 सिद्धांत, राज्य के 7 सिद्धांत चाणक्य ने दिया है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ओके, मित्र। तो बताइए 7वां अंक कौन सा होगा? ऑप्शन सी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ये सीरीज जो है वो याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से, ऑप्शन डी मिट्टी से। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी लकड़ी से, क्योंकि पाटलिपुत्र जो ये राज्य था ये बहुत ही जंगली इलाका था। ठीक है, तो यहाँ से लकड़ी प्राप्त हो जाती थी बहुत आयत रूप से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, और ये विक्रमादित्य जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाते हैं, जो गुप्त वंश के शासक हैं, और स्कंदगुप्त भी हैं, और ये तो हर्ष हैं, हर्षचरित्र।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन सी नवा शिलालेख और ऑप्शन डी प्रथम सप्तम शिलालेख। तो इसका आंसर बताइए। दक्षिण भारतीय राज्य हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें कौन कौन आता है? चोल, चेर, पांड्य, केरल, पुत्र, सत्र, ये आता है। तो बताइए ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भगवान महावीर, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो बताइए सबसे भारत का प्रथम अस्पताल और औद्योगिक बाग का निर्माण किसने करवाया? जो महान होगा, जो दयालु होगा, जो सहिष्णु होगा, तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए अशोक होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका कहाँ प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन बी मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन सी देवनाम प्रिय की उपाधि से, ऑप्शन डी पशु चिकित्सालय खोले जाने से। तो बताइए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी तो किससे पता चलता है? देवानाम प्रिय की उपाधि उसने धारण की, देवों का प्रिय होना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें से कौन कौन जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, नहीं 1 में देखिए चंद्रगुप्त, दूसरे में अशोक, तीसरे में बिंदुसार और चौथे में दशरथ। इसका देखिए सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में है 1 2, ऑप्शन बी में 2 3, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी 2 4, ऑप्शन ई 1 और 3। तो बताइए इसमें कौन कौन बौद्ध अनुयायी था? तो देखिए कौन कौन हो सकते हैं। बिंदुसार, ये बताइए, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका क्या था? जैन धर्म से थे। बिंदुसार बताइए, बिंदुसार, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। अशोक जो पहले ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और अब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और ये जो है दशरथ, दशरथ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओके, तो आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, 2 और 3, 2 और 4। ओ यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन गड़बड़ दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर होगा अशोक और दशरथ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन ए अग्रहारिका, ऑप्शन बी युक्त, ऑप्शन सी प्रादेशिका, ऑप्शन डी रज्जुक। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। आपको विस्तार से हम बताए हैं मौर्य प्रशासन क्या क्या था उसमें। तो युक्त तो था, प्रादेशिक था, रज्जुक था, अग्रहारिका नहीं था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पे गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? मतलब इसका सीरीज बताना है। तो पहले में, दूसरे में है कपिलवस्तु, तीसरे में कुशीनगर, चौथे में लुम्बिनी, 5वें नंबर पे सारनाथ और 6ठे नंबर पे श्रावस्ती। इसका सीरीज आपको बैठाना है कि पहले और बाद। ओके, सीरीज बैठाइए। ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 5 6 और बी में है 1 3 4 2 5 6 और सी में है 4 5 6 3 2 1 और डी में है 4 2 1 5 6 3। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले वो गया गए थे, दूसरे में कहाँ? GK LK SS। ओके, तो पहले गया गया थे, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी और लास्ट में ये याद रखिएगा कि ये लास्ट में श्रावस्ती पहले में गया, तो आपको ऐसे सीरीज बैठ जाएगा। तो लास्ट में पहले में गया है। ओके, पहले गया होगा, दूसरे नंबर पे कपिल ये होगा, पहले गया। ओके, मैं देख लेती हूँ थोड़ा। ऑप्शन बी।
तो पहले ये होगा, गया होगा, दूसरे नंबर पे कुशीनगर, GK, ओके, LK, SS, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। G मतलब गया हो जाएगा, लास्ट का श्रावस्ती याद कर लीजिएगा, और K थोड़ा कन्फ्यूजन करता है कुशीनगर के से, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। पहले गया होगा, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, ठीक है, LK, फिर उसके बाद होगा कपिलवस्तु, और SS का लास्ट में श्रावस्ती है, तो ये तो ध्यान रहेगा। फिर है तो उसके बाद श्रावस्ती। इसका सीरीज याद कर लीजिएगा, GK, LK, SS। और SS जो है कंफ्यूज करेगा कि सारनाथ पहले होगा या श्रावस्ती होगा, तो लास्ट का आप याद रखिएगा कि श्रावस्ती होगा, ओके। और 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेडकॉफ, और डी में है जेम्स प्रिंसेप। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप 1837 में, और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमेंदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो बताइए कौन सा होगा? भाब्रू स्तंभ, ओके। और ये भाब्रू का है, राजस्थान में है। मास्की का स्तंभ लेख में वो बौद्ध धर्म, और रुमेंदेई जो है वो सबसे छोटा स्तंभ है, और ये आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। इसके जो विषय हैं वो आर्थिक है, कर वगैरह का वर्णन किया गया है। और क्वीन स्तंभ जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको बोलते हैं रानी का अभिलेख, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? गुर्जरा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन सी राजस्थान के जयपुर जिले, ऑप्शन डी बिहार के नालंदा जिले। तो इसका आंसर क्या होगा? गुर्जरा। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दतिया। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता के प्रति, ओके, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, सहिष्णुता रखना, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव ना करना ही धार्मिक सहिष्णुता। तो ऑप्शन ए है 8वां शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 7वां, और ऑप्शन डी भाब्रू शिलालेख। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए साइरोन का, ऑप्शन बी मिस्र का, ऑप्शन सी मकदोनिया का, ऑप्शन डी सीरिया का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो जो था वो बी मिस्र का था, टॉलमी फिलाडेल्फस। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए शाहगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी अशोका रुमेंदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, और ऑप्शन डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए शाहगौरा ताम्रपत्र। कि मौर्य काल में क्या होता था कि जब संकट काल होता था तो क्या है कि अन्नागार, यहाँ पे अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, पंकोदक सन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन ए पीने के पानी को गंदा करने पर, ऑप्शन बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन सी कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन डी मंदिर को गंदा करने पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, क्योंकि कीचड़, ये जो पंख है, पंख का मतलब होता है कीचड़, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ विस्तार से। ऑप्शन ए, पहले में देखिए धर्म महामात्र, ऑप्शन बी धर्मस्थीय, ऑप्शन सी रज्जुक, और तीसरे में और फोर्थ में है कंटक शोधन। ऑप्शन ए में 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में अर्थशास्त्र में किया गया है वर्णन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये है ऑप्शन 2 और 4 कहाँ है, डी में है। धर्मस्थीय ये है दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालय। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा कि धर्मस्थीय जो है ये दीवानी न्यायालय है और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय है। इसका वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में। निम्न भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन बी परिव्राजक, ऑप्शन सी अग्रहारी, ऑप्शन डी मागध। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मागध। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त मतलब छोड़ा, पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। तो ऑप्शन ए कामसूत्र में, ऑप्शन बी मानव धर्म शास्त्र में, ऑप्शन सी शुक्र नीतिसार में, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। तो विवाह विच्छेद अर्थशास्त्र में, और ये किनका है, कौटिल्य का है। और विवाह विच्छेद को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा जाता था। ओके, मोक्ष लेने की अनुमति मौर्य काल में पुरुष और स्त्री दोनों को था। ओके, याद कर लीजिएगा कि अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद के लिए कौन सा वर्ड आया है, तो मोक्ष आया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित था, मतलब पुनर्विवाह नहीं कर सकते थे। पहले में है जातक, ऑप्शन बी में है मनुस्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति और ऑप्शन डी में है अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या होगा, मनुस्मृति में। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही चुनना है। पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया, क्या यह सही है। दूसरे में है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसका राजसिंहासन हथिया लिया। तीसरे में है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, हालांकि ये मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, ये आपको पता होगा, उसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये तो सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति, ओके, उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने किया और कण्व वंश की स्थापना किया। तीसरे में कि आंध्र ने कण्व राजवंशों की अंतिम शासक को पद से वंचित किया, शिमुक ने किया था और सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो इसमें आंसर जो होगा वो सभी होगा, सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। और इसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें ऑप्शन जो है वो थोड़ा गलत है दिया हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो पहले में देखिए महापद्मनंद, दूसरे में है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरे में है अशोक, चौथे में है रुद्रदामन। ऑप्शन ए 1 और 2 है, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 3 और 4, ऑप्शन डी में मैं देती हूँ यहाँ पे ऑप्शन ये काट दीजिए 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ओके, सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत के सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। ओके, तो
पहले निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब उसके बाद देखिए कि उनके जो पौत्र थे यानी कि पोता थे अशोक के गवर्नर तुषास्क ने उस झील पर बांध बनवाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि यह बांध प्रथम बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण राज्यपाल सुविशा के निर्देश में करवाया गया। तो रुद्रदामन भी इससे जुड़े, अशोक भी जुड़े हुए थे। तीसरा है कि जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा, जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया। सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक ने झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो इसमें जो देखिए कौन कौन जुड़े हुए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जुड़े हुए थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जुड़े हुए थे, दूसरे अशोक जुड़े हुए थे, तीसरे में देखिए कि रुद्रदामन भी जुड़े हुए थे, चौथे में स्कंदगुप्त भी जुड़े हुए थे। ओके, ये चार जो हैं वो शासक है। अब यहाँ पे उप शासक को देख लेते हैं, गवर्नर को देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो गवर्नर थे वो पुष्यगुप्त थे। ओके, अशोक के समय वहाँ के गवर्नर तुषास्क थे। फिर महाक्षत्रप किसके निर्देश में हुआ? वहाँ का राज्यपाल कौन था? सुविशा के निर्देश में हुआ। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में कौन था? तो पर्णदत्त, ये जो था सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालिक था। ओके, तो ये याद कर लीजिएगा, ये उप है और ये शासक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए कि लेख के अनुसार यह बांध जो है, मतलब सुदर्शन झील जो है, बांध जो है वो 100 हाथ लंबा और 68 हाथ चौड़ा था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन ए महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन सी में है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अशोक अभिलेख भी पाया गया है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन ए हो। ये तो सातवाहन से संबंधित है, हाथी गुफा, ये कलिंग है और ये ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से एक सही नहीं है, मतलब एक गलत है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं बनाई गई, 4 गुफा बनाए गए थे। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। किसके लिए? आजीविकों के लिए। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ओके, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख है, मतलब आजीविका वर्ग के लिए रहने के लिए बनाया गया था। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, 6ठी शताब्दी के तो नहीं है, ये तो गलत है। ये तो मौर्य काल से संबंधित है, अशोक के समय, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित है? तो पहले में है लोथल, लोथल के सामने एंशिएंट डॉक्योर्ड, दूसरे में है सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, तीसरे में है राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, और 4 में देखिए नालंदा, जिसके सामने है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ऑप्शन ए में 1, 2, 4, ऑप्शन बी में 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 2, 3, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ये तो पता होगा, लोथल सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सारनाथ का फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, सारनाथ में पहले फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध हुआ। ठीक है, राजगीर का देखें तो राजगीर का हो जाएगा लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, ये नहीं, ये गलत है। ओके, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, नालंदा का सही है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब पहली बार धर्मचक्र प्रवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन ए में देखिए सारनाथ, ये लोथल एंशिएंट डॉक्योर्ड था, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगीर जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक गलत है। इसमें जो होगा वो सारनाथ होगा।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्य की संख्या कितनी होती थी? ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में 30, ऑप्शन सी में 40, ऑप्शन डी में 50। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें 30 होते थे, 6 समिति होती थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे और सबके अपने अपने कार्य होते थे। यह पाटलिपुत्र का प्रशासन की जानकारी देता है। और ये पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ तो लुप्त हो गया और उसके विवरण की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरण से मिलती है। तो इसमें चुनना है कि कुछ परवर्ती यूनानी लेखक कौन कौन थे। ऑप्शन ए में पहले में एरियन, दूसरे में है डायोडोरस, तीसरे में जस्टिन, चौथे में है प्लूटार्क, पाँचवें में है स्टेबो। तो ऑप्शन ए में 1 और 3, ऑप्शन बी में 1, 2, 4, ऑप्शन सी में है 3, 4, 5, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। ये सभी संबंधित थे, ये याद कर लीजिएगा। यह टफ क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जानना जरूरी है कि प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए एक शिलालेख था, ऑप्शन बी में यह तांबे की तस्करी थी और सी में है कि यह धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था और ऑप्शन डी में है राजा की स्तुति। तो प्रशस्ति बताइए क्या था? प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा पत्र। राजा की संस्तुति की जाती थी, राजा की प्रशंसा इसमें लिखी जाती थी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पश्चिमी अभिलेखों को, जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनका सही क्रम कालानुक्रम बताएं। पहले में है नियार्कस, दूसरे में प्लिनी, तीसरे में स्ट्रैबो और चौथे में टॉलमी। इसका ऑप्शन है 1, 4, 3, 2, ऑप्शन बी में है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, इसका ऑप्शन सी होगा। पहले होगा नियार्कस जो सिकंदर के साथ आया था, फिर तीसरा है स्ट्रैबो, फिर प्लिनी जिनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, और 4 में है टॉलमी। यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? 60,000 पन और 6 पन था। 48,000 पन 8 पन था। सी में है 42,000 पन 60 पन और डी में है 60 मतलब 6,000 और 60 पन था। इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन बी 48,000 पन होता था। मतलब कि जो उच्च अधिकारी होते थे, तीर्थ या अध्यक्ष होते थे और भी महामात्र होते थे राज्यों को, ये सब जो अधिकारी होते थे उच्च अधिकारी को 48,000 पन मिलता था और सबसे जो न्यूनतम जो अधिकारी होते थे उन्हें 60 पन दिया जाता था। ये इतना मतलब कि जो वेतन में इतना असमानता था, यहाँ पे ये दर्शाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए में अफगानिस्तान, ऑप्शन बी में बलूचिस्तान, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु नहीं था। ओके, और ये सब शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो कलिंग भी नहीं शामिल था और जम्मू कश्मीर भी नहीं था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया। ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया। ऑप्शन सी में बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया। ऑप्शन डी में बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ से देखिए कि बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, ये तो सही है। बिंदुसार ने अशोक से पहले राज किया, बिंदुसार ने अशोक से, तो हाँ बिंदुसार जो थे अशोक के
पिता बिंदुसार थे, ये भी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया, नहीं, ये तो एकदम गलत है और ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे और ये खारवेल, ये कलिंग, ये जो था, ये खारवेल जो है, ये कलिंग युद्ध के बाद, मतलब कि मौर्य साम्राज्य की समाप्त होने के बाद इनका उदय होता है और ये तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, तो दोनों का तो तालमेल नहीं है, तो ये गलत है। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? ऑप्शन ए में है द्रोणमुख स्थानिक संग्रहण कार्वतिक, ऑप्शन बी में है स्थानीय कार्वतिक द्रोणमुख संग्रहण, ऑप्शन सी में है स्थानीय द्रोणमुख कार्वतिक संग्रहण, ऑप्शन डी में है स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण कार्वतिक। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? आरोही सबसे बड़ा देखना है पहले, तो इसमें कौन सा होगा? स्थानीय द्रोणमुख कार्वतिक या खारवटिक और संग्रहण, ऑप्शन सी होगा। देखते हैं क्या है, ऑप्शन सी। पहले तो यहाँ पे है साम्राज्य, उसके बाद प्रांत है। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा गया है, चक्र, ओके, चक्र कहा गया है। उसके बाद आहार या विषय, आहार या विषय, इसके जो प्रमुख होते थे ये होते थे विषयपति। फिर होता था स्थानीय जो 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर द्रोणमुख जो 400 गांवों का प्रमुख होता था, 400 गांवों का समूह होता था, द्रोणमुख। उसके बाद खारवटिक या कार्वटिक, इसको दोनों नाम से जानते हैं, कार्वटिक या कार्वटिक। और फिर संग्रहण होता था। लास्ट में जो प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम थी, जिसके प्रमुख ग्रामिक होते थे। ग्रामिक के जो सहायक होते थे वो गोप होते थे, जो ग्रामीण स्तर पर जनगणना का कार्य करता था। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वाट इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी मुद्रा इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी खादान इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी वन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऑप्शन बी मुद्रा इंस्पेक्टर। 39 क्वेश्चन देखिए, सूची 1 के पदाधिकारियों को सूची 2 के विभागों से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 दिया हुआ है। आंकड़ा अध्यक्ष के सामने दिया है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, और बी में है कुपिया अध्यक्ष के सामने वन संपदा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी में है पन्या अध्यक्ष के सामने खनिज विभाग का अध्यक्ष, ऑप्शन डी में है पौधपा अध्यक्ष मतलब मापतौल का विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें सुमेलित करना है, कौन सा होगा आप देख लीजिए, मिलान कीजिए क्या होगा। चलिए मैं करती हूँ। आंकड़ा जो अध्यक्ष है वो खनिज विभाग का अध्यक्ष होगा, कुपिया अध्यक्ष जो है वो वन संपदा का अध्यक्ष होगा, पन्या अध्यक्ष ओके वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होगा, और पौधपा अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। तो इसमें देखिए क्या होगा, पहले का 3, पहले का 3 होगा खनिज विभाग का अध्यक्ष, और ये कुप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष, ओके ये हो रहा है। उसके बाद ये होगा पन्याध्यक्ष का वाणिज्य का, और ये पौधपाध्यक्ष मापतौल का, ये ऑप्शन डी होगा, इसे याद कर लीजिएगा। और भी अध्यक्ष का मैं नाम दी हूँ, आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नागरक, ऑप्शन बी प्रतिवेदक, ऑप्शन सी राजुक, ऑप्शन डी युक्त। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी प्रतिवेदक। ओके, सभी गुप्त सूचनाएं और राजा को सभी सूचनाएं इससे प्राप्त होती थी, रिपोर्टर से, जिसको बोलते थे प्रतिवेदक। प्रतिवेदक का काम होता था कि राजा को सभी राज्य की सूचनाएं देनी होती थी, इसलिए उसको रिपोर्टर कहा गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। तो विष्टि क्या था? बेगार था, यस। भाग क्या था? स्थानीय कर था क्या? ये आप देखिए। कर क्या था? महसूल कहलाता था। प्रणय क्या था? आपात कर था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग जो था ये भूमि कर था, और ये सब सही है। ओके,
और ये भाग भूमिकर था, ना कि स्थानीय कर था, ये गलत है। और ये भूमिकर क्या था, तो 1/6 था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताएं। तो क्या था, ऑप्शन ए में राजयुक्त प्रादेशिक युक्त, ऑप्शन बी में है युक्त राजयुक्त प्रादेशिक, ऑप्शन सी में है प्रादेशिक युक्त राजयुक्त, ऑप्शन डी में है प्रादेशिक राजयुक्त युक्त। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, पहले यहाँ पे ऐसे देखिए, इसको याद ऐसे कीजिए, प्रादेशिक ये 4 वर्ड हैं, राजयुक्त ये 3 वर्ड हैं, आयुक्त ये 3 वर्ड है। ओके, तो ऑप्शन डी ये होगा और इसको इसी सीरीज से याद कर लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। ऑप्शन ए वित्तीय प्रशासन से, ऑप्शन बी न्याय प्रशासन से, ऑप्शन सी गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन डी कर व्यवस्था से। तो संस्था का संबंध क्या है बताइए, संस्था गुप्तचर व्यवस्था से, संस्था और संचार होता था। संस्था जो होता था एक जगह, मतलब कि संस्था एक जगह रहकर गुप्तचरी कार्य करना, एक जगह रहकर, और ये जो संचार होता था, संचर जो होता था वो सभी जगह जा के गुप्तचरी कार्य करता था। तो संस्था और संचर था, गुप्तचरी व्यवस्था से संबंधित। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस स्थान से कपिलवस्तु महावीरे अंकित सील प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन सी शालवन, ऑप्शन सी देवदह, ऑप्शन डी पिपरहवा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन डी पिपरहवा होगा। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज के लेखन में निम्नलिखित एग्रोनोमी अधिकारी कौन था। ऑप्शन ए स्थानीय अधिकारी, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी जिले के अधिकारी, ऑप्शन डी नगर के अधिकारी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन सी जिले के अधिकारी होते थे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस अभिलेख के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख किया गया है। पितृवत मतलब यहाँ पे होगा कि अशोक ने कहा कि प्रजा ही मेरी संतान है। ऑप्शन ए में द्वितीय लघु शिलालेख, ऑप्शन बी में सप्तम, ऑप्शन सी में दसम और ऑप्शन डी में प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कलिंग में स्थापित किया गया था कलिंग शिलालेख। ओके, जिसमें पितृवत का संबंध बताया गया था, सभी प्रजा मेरी संतान है ये कहा गया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी देहर कुठार, ऑप्शन डी कंगनहल्ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ है, तो कर्नाटक में है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। तो बताइए, ऑप्शन ए ब्राह्मणी खरोष्टी अरमाइक ग्रीक, ऑप्शन बी में खरोष्टी ग्रीक शारदा ब्राह्मणी, ऑप्शन सी में है देवनागरिक आर्मेइक ब्राह्मणी और खरोष्टी, ऑप्शन डी में है ब्राह्मणी खरोष्टी ग्रीक और देवनागरिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके, ब्राह्मणी था, खरोष्टी था, आर्मेइक था और ग्रीक था। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था। ऑप्शन ए एंटियोकस थियोस, ऑप्शन बी टॉलमी फिलाडेल्फस, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी डेरियस द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी डेरियस द्वितीय। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। ऑप्शन बी अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी।
ऑप्शन सी में है अशोक ने अपने धर्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी। ऑप्शन डी में है अशोक ने उड़ीसा के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। क्या नंबर क्वेश्चन देखिए, देवानाम प्रिय उपाधि धारण की। पहले में अशोक, दूसरे में दशरथ, तीसरे में संप्रति और चौथे में बृहदत्त। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में एक और दो, ऑप्शन सी में है एक और तीन, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? दो होगा। ये देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने धारण की और अशोक ने धारण की, और एक और तमिल के शासक थे, स्थानीय शासक थे, उसने धारण की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक और दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया? ईशिला मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी में नेटूर अभिलेख, ऑप्शन सी में उदयगोलन अभिलेख और ऑप्शन डी में सिद्धपुर अभिलेख। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ईशिला नामक नगर तो सिद्धपुर अभिलेख में किया गया है। ये नगर ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया है। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया है, ये तो पता है। देवपतन की स्थापना भी किया है, और ये तो पता ही होगा कि मास्की, नेटूर, उदगोलन, ये सब में अशोक का नाम मिलता है। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अशोक ने। ये तो मैं पहले ही बता दी हूँ। और मतलब कि अशोक ने कश्मीर ये श्रीनगर की स्थापना की, तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो कलहन की राजतरंगिणी में उन्होंने वर्णन किया है। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ऑप्शन ए तुषास्क, ऑप्शन बी सुविशाख, ऑप्शन सी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी अरिकमेडु। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तुषास्क। और यहाँ पे देख लीजिए किसके समय में कौन कौन गवर्नर था। तो चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त था, पुष्यगुप्त वैश्य, और अशोक के समय तुषास्क था, और तीसरे में रुद्रदामन के समय जो था सुविशाख गवर्नर था, और स्कंदगुप्त के समय चक्रपाली गवर्नर था। तो ये याद कर लीजिएगा, मिलान करने के लिए आता है। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहले में कलिंग युद्ध, दूसरे बी में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में है चाणक्य, डी में है कनिष्क। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी, बी में है सी ए डी बी, सी में है बी ए सी डी, डी में है सी ए बी डी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सबसे पहले आए थे ये चाणक्य, तो सी है क्या? सी कहीं है, एक ये होगा एक ये होगा। उसके बाद क्या हुआ? कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में, तो ऑप्शन ए होगा ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो कनिष्क, ये मौर्योत्तर काल के शासक हैं, तो डी होगा। और उसके बाद विक्रमादित्य, ये हैं गुप्तकालीन शासक, तो फिर बी होगा, तो यानी कि बी, सी ए डी बी। ओके, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन 55 नंबर तक ही था। आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो मैं मौर्योत्तर काल से संबंधित लाऊंगी, और जिसमें उत्तर भारत से संबंधित वंशज होंगे। तो ओके, थैंक यू। आप क्वेश्चन लगाएं। ओके।